नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट आ चुके हैं। उत्कर्ष अभी इंदौर में आई है कि हमारे रिजल्ट के निष्कर्ष आपके सामने आने लगे हैं और आज हमारे सामने खरगोन से लेकर इंदौर तक की यात्रा करने वाले सत्यम हमारे बीच में मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सत्यम जी। कैसा लगा आपने सबसे पहले समाचार किसको सुनाया आपने? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर ये समाचार मैंने मेरी माता जी को सुनाया। वो मेरे हमेशा मोटिवेट करती रही हैं। उन्होंने जितना संघर्ष किया है सर वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और मैं लगातार उनकी इच्छा के लिए और उनकी खुशी के लिए मेहनत करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। एक अच्छे अधिकारी के साथ साथ अच्छे पुत्र की पहचान भी बता रहे हैं सत्यम, और साथ ही साथ माता और पिता के सपने को पूरा कर रहे हैं अपने परिश्रम के साथ। तो हमें जानना चाहेंगे कि खरगोन से इंदौर तक की जो आपकी यात्रा रही है, इसमें आपने क्या क्या देखा, क्या अनुभव किया और विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाई है या पढ़ना है, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आप कुछ समय के लिए बच जरूर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई निरंतर करते रहना होगा जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। हाँ, आपको ये जरूर है कि आपको नोट्स कौन से चाहिए, कौन सी कोचिंग से पढ़ना है, किस टीचर का मार्गदर्शन चाहिए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इसमें भी आपको देखना होगा कि कौन सा टीचर केवल आपके भले के लिए बात कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, कौन से नोट्स हैं जो आपको मदद दे रहे हैं आपके कोर्स कंप्लीट करने में, आपकी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने में, आपके नॉलेज को बढ़ाने में। तो मैं ये मानता हूँ कि आपने जो भी नोट्स का चयन किया है या जिस भी टीचर का चयन किया है, आप उसकी गाइडेंस पे चलें और लगातार जो नोट्स आपने लिए हैं या जो अपने हैंड रिटन बनाए हैं, उनको लगातार बार बार रिविजन करते रहें। और मुझे लगता है मेरी सफलता के पीछे भी यही रीज़न रहा है कि मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे, जो तैयार किए थे, उनको बार बार रिविजन किया है। और अब तो मुझे ये भी हो गया है कि मुझे पेज नंबर भी याद हो गए कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मेरी सफलता के पीछे रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब आपका कहना है कि विश्वास रखें और दूसरा सतत अभ्यास करते चलें, ये दो मूल मंत्र आपने दिए हैं। तो हम परीक्षा के जो 3 आयाम होते हैं उनको अलग अलग करके पूछे, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? प्रारंभिक परीक्षा देखिए, अब तो बहुत इजी हो गया है कि आपको 10 यूनिट बता दी गई है। 10 यूनिट में से लगभग बराबर प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपकी जो प्री है उससे लगभग 1 महीने पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, पर यूनिट आपने पढ़ लिया हो पर्याप्त। उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के लिए आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। उसके लिए उसका कारण ये है कि जब आप कभी किसी क्वेश्चन में गलती करते हैं या टेस्ट में गलती करते हैं, तो आप उसको मेन परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में ना दोहराएं। मेरा ये सजेशन है कि आप प्री के लगातार टेस्ट लगाते रहें और जो गलती हुई है या जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उस पर आप कमांड करें। 10 यूनिट कोई बड़ी बात नहीं होती है मुझे लगता है, और जब आपका एक बार बेस बन जाता है तो आप फिर लगातार प्री निकालते जाते हो। तो मुझे लगता है ये प्री के लिए होता है। मेंस के लिए सीधी बात यह है कि आपके पास पर्याप्त मटेरियल है, मार्केट में भी है, नोट्स भी है, पर आपको जो है इसमें से मक्खन चुनना है। ये मक्खन आपको किसी कोचिंग के नोट्स से मिल सकता है, कोई गाइडेड टीचर से मिल सकता है, कोई आपका सीनियर हो जो तैयारी कर रहा हो उससे, या फिर आप ही इतनी कला अपने में विकसित कर लें कि आप उस मटेरियल को फाइन कर सकें। क्योंकि आपको बहुत कम मटेरियल करके ज़्यादा आउटपुट निकालना होता है। मेंस की बस परिभाषा यही है कि आप जितना अच्छा लिख कर आएंगे और जितना लगभग पेपर अटेंड कर आएंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। तीसरा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मूल जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण होता है। तो आप जब भी तैयारी कर रहे हैं, आप खुद को ये समझने लग जाएं कि मैं एक सिविल सेवक हूँ और आप लगभग उस विचारधारा में ढलने की कोशिश करें। बहुत सारी परिस्थितियाँ आपको रोजमर्रा में देखने को मिलती हैं। आप कोशिश ये करें कि अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं क्या करता। तो ये आपके जो इंटरव्यू परफॉर्मेंस है इसको कहीं ना कहीं बेहतर करेगी। चूँकि मैं लगातार टीचरों के गाइडेंस में रहा हूँ और मैंने जो मॉक दिए हैं या जो मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं क्लासेस में, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहे हैं सर, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू में और मेंस में बहुत। आपने बहुत बढ़िया बताया कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें बताई हैं। और प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो सत्यम जी ने बताया है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो विद्यार्थी हमारे उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, उनको लगातार ऐसे MCQ, करंट अफेयर और प्रतिदिन की जानकारी कि आज किस की जयंती है या कौन सी महत्वपूर्ण घटना मिली है, आपको उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिलती रहती है। जहां तक मेंस की बात है तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो होती हैं उनको ज्वाइन करना, जैसा कि सत्यम ने बताया कि बहुत जरूरी है। पर महत्वपूर्ण बात जो सत्यम जी ने बताई है कि उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत जरूरी है
और शायद बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि जो उत्तर लेखन है उसमें कितने घंटे रोज देना चाहिए, क्या उनका अलग अलग तरह का विचार रहता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम सीधा याद करें और सीधे एग्जाम में जाकर लिख दें, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरा थोड़ा राय अलग है। मैं डेली लिखने में तो विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं लिख पाता था। मैं ये सोचता था कि मुझे पहले जो मटेरियल है या मेरे पास जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाए पढ़ने में। अगर मैंने नॉलेज ले लिया है, पढ़ लिया है, अब प्रैक्टिस मेरी है टेस्ट में, कि मैं टेस्ट में परफॉर्म करूँ। और टेस्ट में परफॉर्मेंस सिर्फ नंबर के आधार पर नहीं है। टेस्ट में परफॉर्मेंस ये है कि जो मैं पढ़ के आया हूँ, क्या मेरा हाथ वो लिख पा रहा है, क्या मैं उसको लिख पा रहा हूँ, आउटपुट दे पा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ लिया है क्या मैं उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। अगर इतना आप कर लेते हैं टेस्ट में, तो मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, ये होता है कि कुछ बच्चे जो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है या जिनकी स्पीड नहीं है, उनको डेली डेली 1-1 घंटा लिखना चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपका दिमाग और हाथ की अगर कॉम्बिनेशन सही हो जाता है, तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी और मात्रात्मक गलतियाँ भी कम होंगी, और मुझे लगता है वो भी बेहतर हो सकता है आपके परफॉर्मेंस। मतलब आपका कहना है कि जो मस्तिष्क में है वो कैसे उत्तर पुस्तिका में आए, इसकी कला सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने कला सीख ली तो मेरे को लगता है कि आपको साक्षात्कार और दोनों के नंबर मिलके बड़ा पद मिलना बहुत आसान हो सकता है। ये तो हुई परीक्षा की बात। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके जीवन में आई होंगी, कभी उतार चढ़ाव आए होंगे आपके जीवन में, कभी खुशी भी आई होगी, कभी निराशा भी आई होगी, कभी प्री निकला होगा तो पता बड़ा मेंस नहीं निकला या प्री ही नहीं निकला। तो ऐसे दौर में जब विद्यार्थी असफल होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल पाती है, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मेरा जो मानना है कि अगर आप तैयारी करते हैं, आप अगर मेहनत करते हैं और लगातार आप समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मालिक है या भगवान है वो आपका साथ देते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से मदद करते हैं। क्योंकि मेहनत करने वाला कुछ ना कुछ तो पा ही जाता है। तो हो सकता है आपकी कई बार 1 नंबर से, आधे नंबर से या 2 नंबर से प्री रुक जाए, मेंस रुक जाए, लेकिन आपको नहीं रुकना है, आपको लगातार प्रयास करना है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती है, जैसे हमारी जो बैच है उसके लिए विशेष में कहना चाहूँगा, कोविड जो सिचुएशन थी वो सबसे खतरनाक सिचुएशन थी। हमको हमारे जो स्टडी मटेरियल था वो इंदौर में था और हम घर पहुँच गए थे, हमारे पास पढ़ने के कोई साधन नहीं थे। फिर हमने ऑनलाइन अपनाया, जो कि हमारे लिए बिल्कुल एडेप्टेबल नहीं था, क्योंकि नई नई मेथड्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमको नहीं जमती थी, क्योंकि हम तो स्टूडेंट थे जो बेंच में बैठने वाले। थोड़ी मस्ती भी हो जाती थी, क्वेश्चन रेज करते थे, उसका जो आउटपुट मिलता था हम उसके आदी थे। लेकिन फिर ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ा। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो फिर अचानक से बीच में आए और सिलेबस चेंज हो गया, वो भी एक चैलेंजिंग फैक्टर था। क्योंकि हमने जो समय दिया था 2019 के लिए, लगभग 2019 लेट हुई तो हमने 2 साल का समय उसको दे चुके थे। प्री मेंस के नोट्स कंप्लीट थे, पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे थे, और अचानक से सिलेबस चेंज हो गया। तो ये परिस्थितियाँ सबके उसमें आती है। लेकिन अगर आपने बेस क्लियर कर लिया है, आपके मोटिव क्लियर है कि मुझे मेहनत करना है और मेहनत से मुझे सफलता मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको जो परिस्थितियां हैं वो भी आपका साथ देने लग जाती है। और मुझे लगता है सर वो आपके सफलता में कहीं ना कहीं योगदान करता है। आपकी सफलता में किन बिंदुओं को आप पहले स्थान पर रखना चाहेंगे? परिश्रम चाहिए कि भाग्य चाहिए? बच्चे बड़ा प्रश्न करते रहते हैं कि सर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। आपका क्या कहना, परिश्रम भाग्य का क्या रोल है इसमें पूरा? मुझे लगता है कि जो भाग्य है वो परिश्रम पर ही डिपेंड करता है सर। भाग्य उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है, जो बहुत अच्छे से परिश्रम करता है, कहीं ना कहीं भाग्य उसका साथ देता है। और इसका साक्षात उदाहरण मैं खुद भी हूँ। जब पीएससी जो परीक्षाएं हैं वो लगातार लेट होती रहीं, एक के बाद एक उनमें केसेस चलते रहे, उस दौरान जो दूसरी परीक्षाएं आई, जैसे एसएडी और आरईओ की परीक्षा आई थी जो व्यापम ने कंडक्ट करवाई थी, उस परीक्षा को मैंने दिया, प्रिपेयर किया। कुछ दिन ही मिल पाए थे मुझे, क्योंकि मैं दूसरी परीक्षाओं में इन्वॉल्व था। लेकिन मैंने पढ़ा और मैंने कुछ समय के लिए मेहनत की। तो उसका फ़ायदा मुझे उस परीक्षा में कैसे मिला कि जो जनरल साइंस का पेपर है उसमें उसने हिस्ट्री और पॉलिटी पूछ दिया, और पीएससी वाले हिस्ट्री और पॉलिटी को घोट कर पी जाते हैं, ये मेरा मानना है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन में भागीदारी रही, तो वो मुझे उस समय एसएडी पोस्ट मिल गई। अब जब पोस्ट मिल गई तो उसने एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया कि अब मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, अब सिर्फ तैयारी करना और बेहतर पद के लिए सिलेक्ट होना है, और वर्तमान में हो गया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। संघर्ष, मेहनत जरूर करना है, भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मेहनत करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है कि विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया संदेश है कि केवल भाग्य के भरोसे न बैठे, परिश्रम करते जाएं, और आपके परिश्रम का जो श्रम का मूल्य है वो एक दिन अवश्य मिलेगा। अब मैं सत्यम जी से जानना चाहता हूँ कि साक्षात्कार के अनुभव क्या रहे हैं आपके? साक्षात्कार में जो मेरा इंटरव्यू था वो रायकवाड़ सर के बोर्ड में था, और रायकवाड़ सर ने बहुत बढ़िया शुरुआत की थी। उन्होंने क्वेश्चन से, मेरे नाम से ही शुरुआत हुई थी, नाम, डेट ऑफ बर्थ और इस टाइप से। और इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। उसमें किसी प्रकार का जो वातावरण था वो बहुत ही अनुकूल वातावरण था। उन्होंने बहुत
डिसेंटली क्वेश्चन पूछे, और नहीं आया तो मैंने सॉरी भी कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सपोर्टिव नेचर रहता है, बोर्ड बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये परफॉर्मेंस आप पे डिपेंड करती है कि वो किस मेंटल स्थिति में आपको जज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भैया वो आपका दिन कैसा रहा या आपका किसी क्वेश्चन देने का तरीका कैसा रहा। मैं भी मेरे जो है 120 नंबर आए हैं इंटरव्यू में, और मुझे लगता है कि अच्छे नंबर हैं। हो सकता है 10 या 15 नंबर और भी आ सकते थे, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरी फील्ड के हैं, एग्रीकल्चर के, मैंने उनमें बेस्ट परफॉर्म किया है। कुछ ऐसे थे जो आउट ऑफ फील्ड थे या थोड़े से रिलेटिव कम थे मेरे से, तो उनमें थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। लेकिन वातावरण बहुत अच्छा होता है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और डेव को अच्छा देते हैं। बहुत बढ़िया। उत्कर्ष में आपने मॉक दिया होगा, तो आपको क्या लगा कि उत्कर्ष के मॉक में क्या विशेषता नजर आई आपको? सर, उत्कर्ष का जब मैंने मॉक दिया था तो सबसे बढ़िया तो जो मॉक की टीम थी सर, वो बहुत अनुभवी टीम थी, और उन्होंने बहुत अच्छा वातावरण उस समय बना दिया था। उन्होंने मुझसे आगे पूछा था आप कैसे हैं बैठने के बाद, और वही मैंने वहाँ पर फील किया कि वहाँ भी सेम तरह का वातावरण सर मुझे मिल गया था। जैसे ही मैं बैठा था वही हंसी वाला माहौल था। तो उसके बाद फिर जो क्वेश्चन की क्वालिटी यहाँ पर पूछी गई थी, उत्कर्ष में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, और उन क्वेश्चनों को जो सोचने का तरीका था सर उसने वो डेवलप किया है, और उसने कहीं ना कहीं मेरे जो मेन इंटरव्यू है उसमें मेरा सपोर्ट किया है, और आज वो फायदा मिला। सत्यम का जो अनुभव है उत्कर्ष के मॉक इंटरव्यू को लेकर, ऐसी समाचार और ऐसी सूचनाएं जो सिलेक्टेड बच्चे हैं बहुत सारे आ रहे हैं कि आपके जो इंटरव्यू का तरीका है वो हमारे लिए बड़ा कारगर साबित हुआ है, और आपके जो प्रश्न है उसने कहीं ना कहीं चिंतन और मानसिक क्रांति की है, जिसका लाभ हमें साक्षात्कार में दिखाई दिया है। अब मैं आखिरी बार आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और आखिरी सवाल है आपका, कि जो बच्चे हैं आजकल बड़े परेशान रहते हैं कि पहले प्री कर लें कि मेंस कर लें कि दोनों का कंबाइंड पढ़ लिया जाए, तो इसमें आपकी क्या राय है कि प्री पढ़ना चाहिए कि सीधे मेंस से शुरुआत करनी चाहिए? मेरा मानना ये है कि आपको पहले तो सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें आप जब प्री का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि आधी चीज़ें जो है वो मेंस से रिलेट करती हैं। तो आपको पहले वो टॉपिक पढ़ना चाहिए जो प्री और मेंस में कॉमन है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। आपको बहुत कम समय फिर मिलेगा, जब हो सकता है प्री और मेंस के बीच में 2 या 3 महीने का ही टाइम मिले, तो आप उसमें उत्तर लेखन भी आपको करना है, आपको मटेरियल भी पढ़ना है। तो आपकी फैसिलिटी ये होनी चाहिए कि आप प्री और मेंस में जो कॉमन टॉपिक है उनको पहले पढ़ लें। उसके साथ जब प्री आए तो प्री से पहले लगभग 50 या 56 दिन का टाइम मिलता है, वो पर्याप्त टाइम होता है। उस टाइम में आप प्री का स्पेसिफिक पढ़ाई करें और टेस्ट लगाएं। उसके बाद फिर आपने जो मेंस का मटेरियल पढ़ चुके हैं आप उसको रिफाइन करें, और जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करें प्री के निकलने के बाद, और लगभग आपको भी आइडिया लग जाता है कट ऑफ का कि आपके इतने मार्क्स आए, और कट ऑफ है तो आपने प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, मुझे लगता है। चलिए, अभी 2021 और 22 के दोनों के मेंस होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन विद्यार्थी जो थोड़ा बहुत घबराहट है या जो लोग बहुत उत्साहित हैं, उनके लिए आप किस तरह का चाहते हैं कि बड़े संतुलन के साथ और प्रश्न की प्रकृति को समझकर। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रश्न पढ़ लेते हैं तो उनको बहुत जल्दबाजी में उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रश्न कुछ और मांग कर रहा होता है। तो आप उनको कुछ सुझाव देंगे जिससे उनका 2021 और 22 का जो मेंस है उसके परिणाम उनको बेहतर मिल सके? देखिए, आपके लिए सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है 2021 और 2022 के लिए कि आपका जो नया सिलेबस है उससे एक मेंस हो चुका है जो 2020 का है। तो आपको तो सबसे पहले उस पेपर जो है उसका एनालिसिस करना है कि उसमें किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एरिया से पूछे गए हैं। आप सिलेबस को उठाएंगे और आप पाएंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सिलेबस में थे और क्वेश्चन नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि 2021 और 2022 में वो क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस करना है। आपके लिए पूरी कॉपी में जो है स्पेस दे रखी है, आपको 3 मार्कर कितना लिखना है, 5 मार्कर कितना लिखना है, 11 मार्कर कितना लिखना है। बस आपकी ये पॉसिबिलिटी है, क्रिएटिविटी है कि आप कितना बेहतर लिख पाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, 2 मिनट पेपर को एनालिसिस के लिए दीजिए, आपके पास पर्याप्त टाइम होता है। और अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा, ये मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने ये किया हुआ है। मैंने हर बार 1-2 मिनट जो है वो बचाए हैं ताकि मैं एक बार रिव्यू कर सकूँ। कई बार अंडरलाइन की ज़रूरत होती है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, उसने कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया है। 3 मार्कर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़े भी नहीं होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी तो ये रही थी कि मैंने उनको छोड़ दिए थे। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, पर मुझे ये लगता है कि छोड़ना ज़्यादा बेहतर है। और अगर छोड़ के आप समय बचा लेते हैं तो आप जो 5 मार्कर और 11 मार्कर है उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो मेंस की स्ट्रेटजी यही है कि आप जितना पढ़ें उसको कम से कम कोशिश ये करें कि उससे 60%, 70%, 80% आउटपुट में आ जाए। मतलब मटेरियल जो बेस्ड हो वो पढ़ें और उसको आउटपुट में लाने की कोशिश करें। ये मेंस की सफलता का। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी जीवन के लिए।
जिससे आप इस मध्य प्रदेश के भाग्य को और बेहतर और इसके विकास के मार्ग पर ले जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं और आपसे अपेक्षा है। उत्कर्ष की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।